हाजमी खान साहब ने एक दफ़ा फिर बड़ा जहर उगला, काजी फाइज ईसा से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक सबको रगड़ दिया। खान साहब तो खुद पॉडकास्ट में बड़ा जिक्र करते रहे हैं, उनकी वजह से जितनी हेडलाइनें DGSI की पोस्ट के हवाले से बनी है उतनी कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में शायद नहीं बनी। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान पक्के दोस्त हो गए। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा प्यार का रिश्ता है, प्यार का बहुत प्यारा ताल्लुक़ है और ये इलेक्शन के पहले और बाद भी हमेशा रहेगा। कोई भी टॉक शो इमरान खान की मौजूदगी के बगैर तो मुकम्मल नहीं हो सकता। सऊदी अरब के बाद मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है वो पाकिस्तान में किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और मार मसूद साहब के साथ। आज पाकिस्तान की सारी ही क़यादत के हवाले से हमारे पास खबरें हैं जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है इमरान खान के यहूदी एजेंट के हवाले से, जो सवाल उनसे किया गया उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया ये बताएंगे, और नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने टॉक किया आज एक बार फिर, उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। और बिलावल भुट्टो ने भी हेडलाइन बनाई है, आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की है, बाकी भी कुछ दिलचस्प बातें की हैं उनके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और सऊदी नेशनल डे यौमुल वतनी जो है वो कल सेलिब्रेट किया गया और बहुत बड़ा इवेंट था इस्लामाबाद में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो अमार साहब, सबसे पहले हम किस बारे में बात करें? भाई देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सारे मौज़ूआत इम्पॉर्टेंट है, तमाम तर क़यादत का जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, बिलावल भुट्टो भी, और इसी व्लॉग के अंदर जिक्र आएगा मरीम नवाज का भी और आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी। अच्छा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मुझे यूँ लगता है कि बहुत इबहम क्लियर हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने जो डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू दिया उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। तसव्वुर ये दो तीन तरह का सोशल मीडिया पर तसव्वुर दिया जा रहा था जो क्लियर हुई है। पहली तो बात यह है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान पक्के दोस्त हो गए और उनकी आपस में ना कोई तनाज़ा है, ना कोई नज़रियाती इख्तलाफ है, ना सियासी इख्तलाफ है, ना मजहबी इख्तलाफ है, ना जोग्राफियाई इख्तलाफ है, और इनकी पक्की दोस्ती हो गई है। और ये दोनों मिल के अब बाकी अब हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, ये तासुर दिया जा रहा था जिसको बिल्कुल मौलाना ने नेगेट कर दिया। डॉक्टर दानिश ने जब उनसे सवाल किया कि ये जो अभी टाइम्स ऑफ इज़राइल में और यरूशलेम का भी एक यरूशलेम पोस्ट में जो इमरान खान के हवाले से बात आई, उससे क्या लगता है, तो मौलाना ने ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया यहूदी एजेंट, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये वही बात है जो मैं 12-13 साल से आपको बता रहा था। और जाहिर है वो इसी यरूशलेम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इज़राइल के तनाजुर में बात कर रहे थे। कहने का मकसद वही था कि मैं इसी यहूदी एजेंट के बारे में आपको बता रहा था। तो इससे वो बात क्लियर हो गई है कि जो मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान बड़े करीबी रवाबित हो गए हैं, बीच में कोई मुलाकातें हो गई, मौलाना असद कैसर की तरफ खाना क्या खाए, बस अब शीरो शकर हो गए, बदला लेने गए थे। हाँ। और लेकिन एक बात मैं हमारे साहब क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आज मौलाना साहब ने ऐसी बात करने से गुरेज की है, सिर्फ ये कहा है कि मैं तो 14-13 साल ये कहता रहा हूँ, अब आपका भी कुछ फ़र्ज है, आप बोले मैं क्यों बोलूँ, यानी तो बेसिकली, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ से रुजू नहीं किया, ये बड़ी बात है। हाँ, लेकिन एक जो नवाज शरीफ के हवाले से बात की, अब वो भी सोशल मीडिया पे और पॉलिटिकल पंडिट्स अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे थे कि जब मजाक ये आईनी तरामीम वाला डिबैकल हुआ पिछले दिनों, तो यूँ लग रहा था कि जैसे नवाज शरीफ इधर वापस आए, इधर इस्लामाबाद आए हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है मौलाना फजलुर रहमान को और उनसे कहा है खुदा के लिए मौलाना मुझे मिल ले, और मौलाना फजलुर रहमान पिसर गए, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता। ये तासुर दिया गया और फिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ फिर नाराज़ होकर जी ये कहा गया कि नवाज शरीफ के पाए के लीडर के जिनसे मोदी मिलता था और जिनसे वो मिलता था, मैंने एक तजियाकार को ये सुना कि मैं तो रात पूरी नहीं सोया इस बात पे सोच के कि नवाज शरीफ के साथ ये इंसल्ट कि मौलाना ने इनकार कर दिया उनसे मीटिंग तो से। उसके बारे में मौलाना ने बिल्कुल क्लैरिटी, उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका बहुत एहतराम महसूस करता हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मैं नवाज शरीफ को मिलने से इनकार कर दूँ। नाउज़ुबिल्लाह भी कहा। हाँ, नाउज़ुबिल्लाह भी कहा। उन्होंने कहा जो कुछ अब मुझे पता चला वो मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला, किसी ने मेरे घर आने का नहीं कहा। उन्होंने फिर मज़ीद ये फरमाया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ मुझे बुलाएंगे तो मैं भागता हुआ नवाज शरीफ के पास जाऊंगा। फिर मज़ीद ये कहा कि नवाज शरीफ मुझे नहीं भी बुलाएंगे
तभी मैं नवाज शरीफ के घर उनसे मिलने जाऊंगा। तो इससे नवाज शरीफ की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में पोजीशन है वो तो बात मैं clear आपको हो गई। बताऊं, मैं मौलाना साहब से मिला था इलेक्शन से कुछ दिन पहले, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद गपशप हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के साथ आपके कैसे ताल्लुकात होंगे इलेक्शन में और बाद में। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा प्यार का रिश्ता है, प्यार का बहुत प्यारा ताल्लुक़ है, और ये इलेक्शन के पहले और बाद भी हमेशा रहेगा। तो बड़े एहतराम से उन्होंने जिक्र किया, बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है इन दोनों का, तो वो उन्होंने आज उसको मज़ीद क्लैरिफाई किया है। अब जी आते हैं दूसरे इशू की तरफ, और वो है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने ना इस पे मुझे आपका भी नुक्ता नज़र चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें बहुत अच्छी की, जो कि असल में ना मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगती हैं जो इबाहम क्लियर कर देते हैं, क्लैरिटी से सिंपल सी बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ने आज सिंध बार काउंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा 2-3 बातें की। उन्होंने कहा भाई अदलिया आइन और कानून नहीं बना सकती, और हमारे यहाँ यही मसला चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जजों की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो शायद मुद्दत की बात हो सकती है, उम्र की बात नहीं हो सकती, लेकिन ये अभी 100% क्लियर नहीं। तीसरी जो बात उन्होंने बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह का मैं इतना एहतराम करता हूँ कोई सोच ही नहीं सकता। ये वो बेंच है जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस का फैसला किया। तो बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी। बिल्कुल, और उन्होंने क्लियर किया, और उन्होंने अपनी एक चीज़ नोट भी करवाई कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जजों की मियाद जो है उनकी वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे कहा जा रहा है ना कि जजों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 68 साल कर दी जाए, अभी 65 साल है, और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि ये 68 साल की जाए क्योंकि काजी फाइज साहब 65 साल को पहुंचने वाले हैं अगले महीने, और वो रिटायर हो जाएंगे। तो अगर आईनी अदालत में 65 साल ही मुद्दत रखी गई तो फिर ये नहीं बन सकेंगे। उन्होंने कहा ये बात तो मैं नहीं करना चाहता कि रिटायरमेंट की उम्र को 68 साल किया जाए, ताहम मैं इस बात पर एग्री कर जाता हूँ कि एक टेन्योर बना दीजिए, जैसे 3 साल का टेन्योर है कि जी चीफ जस्टिस की मियाद है 3 साल, इसकी मियाद है, ओहदे की मियादें कर दी जाएं। तो ये इस पे मैं ओपन हूँ। तो इसमें कान को इधर से ना पकड़े, बात वही है कि कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े। काजी फाइज साहब को फायदा उस तरह भी हो सकता है, हाँ, कि उनको 3 साल की टेन्योर पोस्टिंग मिल जाए, चाहे उम्र का उसके कोई ताल्लुक ना हो, और वो चाहे वो आईनी अदालत में मिले या सुप्रीम कोर्ट में 3 साल की वो मिल जाए। तो अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक और बताएं। जाहिर है कोई भी वी टॉक कोई भी टॉक शो इमरान खान की मौजूदगी के बगैर तो मुकम्मल नहीं हो सकता, और इमरान खान को ज़िंदा रखे हुए इमरान खान के टिकर्स हैं, वो ज़ाहिर है आ जाते हैं, और वो नेशनल प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो उनकी बात आपको करनी पड़ती है। आज भी खान साहब ने एक दफ़ा फिर बड़ा जहर उगला, काजी फाइज ईसा से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक सबको रगड़ दिया। तो आज के जो उनके टिकर्स हैं, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू है, उससे क्या आप मेकआउट करते हैं? अच्छा देखें, खान साहब की जो गुफ्तगू होती है ना, उसका एक फार्मूला होता है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि वो उसमें आमतौर पे होता है ऊपर से नीचे तक वो शुरू करते हैं। मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार होता है उनकी गुफ्तगू में, हमेशा उनके हवाले से एक दो बात नेगेटिव कि जी वो कहाँ से, वो तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, वो उनको क्या हो गया। काजी फाइसा के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि जी वो सब कुछ उनके लिए किया जा रहा है। जो बात मुझे स्ट्राइक की वो ये थी कि DGISI की अपॉइंटमेंट हेडलाइन बनाई है, पूरी दुनिया में कहीं हेडलाइन नहीं बनाती, ये हमारे यहाँ हेडलाइन क्यों बनी है और टीवी इमरान खान को इस पे खान साहब ने ये एतराज़ किया। लेकिन मुझे वो वक्त याद आ गया कि खान साहब जब हेडलाइनें बनाते थे, खान साहब तो खुद पॉडकास्ट में बड़ा जिक्र करते रहे हैं, उनकी वजह से जितनी हेडलाइनें DGISI की पोस्ट के हवाले से बनी है उतनी कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में शायद नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लगाना चाहता, मैं जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाह रहा। ठीक है, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है अपने ज़माने में तो वो कुछ और बदल जाते हैं ना। इमरान खान तो कहते थे कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन टैप करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। फिर वक्त बदला तो फिर इमरान खान उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ हो गए, और आज इस बात पर मोतरज़ हैं कि जो DGISI की अपॉइंटमेंट की खबर क्यों बनी है। ये वही थे जो DGISI के साथ तस्वीर खिंचा के, जनरल बाजवा के साथ तस्वीर खिंचा के बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि जैसे मेरे से बड़ा चैम्पियन कोई नहीं। आपको ये पता है कि कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती थी, वफाकी काबीना के इजलास में बाकायदा कुर्सियां लगाई गई। एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के दौरान कुर्सियां लाई गई, 2 खींच के कुर्सियां लेके आए और दोनों साइडों पे जैसे किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते बैठते हैं उस तरीके से 2 लोगों को बैठाया गया। और वो लोग कौन थे? उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा।
कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा उनको बाकायदा तौर पे बिठाते थे खान साहब, और उनकी आपको पता ही है उनकी तस्वीरें आती थी, फिर लिखा हुआ आता था 10 साल प्रोग्राम खान, और उनके साथ DGSI होते थे, उनके दौरे सबसे ज़्यादा मैं ख्याल है उन्होंने ही किए हैं पारा के दौरे। तो ये हैरत की बात है, ज़माना कैसे रंग बदलता है। तो फिर खान साहब कहते हैं कि उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता और उनको क्यों जिक्र करते हैं। खैर अब आगे की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है आखिरी कल के इवेंट के हवाले से कहते हैं, कल जो सऊदी अरब का नेशनल डे था इस्लामाबाद में, वो हमेशा बड़ा इवेंट होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो कल का इवेंट था ना, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी एम्बेसी की तरफ से सबसे बड़ा नेशनल डे का इवेंट था। आप देखें कि वहाँ पर हर शुबह ज़िंदगी से लोग थे। पाकिस्तान की जो रियासत के सरबराह हैं, यानी सदर मुमलिकत, वो वहाँ पे मौजूद हैं, गवर्नर्स मौजूद हैं, चीफ़ मिनिस्टर और पंजाब मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रही हैं, नून लीग की। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं थे, अगर होते तो शायद वो भी होते, तो उनकी भी नुमाइंदगी करी थी, वो वहाँ मौजूद थी। गवर्नर सिंध के भी मौजूद थे, गवर्नर पंजाब के भी मौजूद थे, KPK के भी गवर्नर मौजूद थे, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, आला अस्करी हुकाम, आला सिविल हुकाम, डिप्लोमेट्स और सहाफ़ी, हर तबका ज़िंदगी से लोग वहाँ मौजूद थे। तो मैं बड़ी हैरत हुई कि इतनी बड़ी सेरेमनी सऊदी अरब के बाद मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है वो पाकिस्तान में किया जाता है, जिस फरवर के साथ, जिस के साथ किया जाता है कि हर तबका ज़िंदगी उसको अपना नेशनल डे समझ के करता है। बिल्कुल वसीम, कल मैं और आप दोनों उस तकरीब में थे। बड़ी ही मोहतरम किस्म की, बावकार किस्म की तकरीब थी, और पाकिस्तान की तमाम किस्म की अशराफिया, और चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे अस्करी इदारों के लोग हों, वो अपने लिए एज़ाज़ की बात समझ रहे थे कि वो इस तकरीब में शरीक हो रहे हैं। और यू नेम इट, सारे लोग शामिल थे। आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे। 2-3 लोगों के बारे में जो है वो मुझे, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब अब थोड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनका थोड़ा सा चलना और थोड़ा सा मुश्किल हो गया। दूसरा, जब मरियम नवाज़ दाखिल हुई तो हर लीडर का एक ऑरा होता है, तो जिस तरह वो दाखिल हुई उसके साथ जो हॉल में सरासीमगी सी छा गई, या जो इम्पैक्ट आया, जो वाइब्स आई, उससे पता चल रहा था कि वो उनका असर, उनकी शख्सियत का लोगों के जहनों पर, दिलों पर मौजूद है। बड़ी बावकार तकरीब थी और बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया सऊदी अरब का कौमी दिन। अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।